बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जो। ख़वातीन व हज़रात, आज की सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स 9 मई हमला केस से जुड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान की असल हकीकत की तरफ निशानदही कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंदोखेल ने 50-50 हज़ार मचलकों के एवज़ ज़मानतें तो मंजूर की थी, लेकिन उनके जो रिमार्क्स हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, उसकी निशानदेही उन्होंने कर दी है। और उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि आईओ से वो फरमा रहे थे कि आपको पता है इंसदाद दहशत गर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। हाल ही में दहशत गर्दी के एक वाक़े में एक अफसर की शहादत हुई। वो दहशत गर्दी का वाक़या है पेशावर में साने आर्मी पब्लिक स्कूल, कोयटा में वकला पर खुदकुश धमाका, ये दहशत गर्दी के वाक़े हैं। और यकीनन जो बातें आज जस्टिस रिटायर्ड मंदोखेल साहब ने कही हैं कि फायरिंग हुई है, असला मिला नहीं, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ, सबको बंद करने से क्या हासिल हो जाएगा। तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहा है। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ जिस मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम इतना कमज़ोर हो, पुलिस इतनी करप्ट हो और तफ्तीशी अफसर अगर अपनी तरफ से कहानियाँ बनाएं, तो अंदाज़ा कीजिए किसे इंसाफ मिलेगा, कौन सा इंसाफ, कहाँ का इंसाफ, कहाँ का अदल व इंसाफ का निज़ाम होगा। यकीनन पाकिस्तान की आज तबाही की सबसे बड़ी वजह अदल व इंसाफ का निज़ाम ना होना है। मैं खिराज अकीदत सलाम पेश करता हूँ जस्टिस रिटायर्ड जमाल मंदोखेल साहब को, जिन्होंने आज नहीं सिर्फ हमेशा ही, क्योंकि आपका यकीनन कोयटा से ताल्लुक़ है और आप बबांगे दोहल वो बातें करते हैं जो कोई नहीं करता। गुज़िश्ता दिनों ही हमने सुना था, आपने फरमाया था कि चीफ जस्टिस साकिब निसार मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो गए। उम्मीद करता हूँ उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो अपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ वो कार्रवाई भी करें कि जो जजेस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए, जिन जजेस ने पैसे लेकर फैसले किए, दबाव के ऊपर फैसले किए, यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई तो हो गई है। मज़ाहिर नकवी साहब को जो है उनके ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो ताकि मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा ख़वातीन व हज़रात अगर अदल व इंसाफ का निज़ाम ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर चोरी और काम चोरी जारी रही, क्योंकि हम जानते हैं यही दो वजूहत है जिनकी वजह से हमें बार बार IMF से लोन लेना पड़ता है और हम खुद कफ़ील नहीं हो पाते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव हो गया है एट लास्ट। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हमारे वज़ीर ख़जाना की एम्बेसडर जो चाइना के थे और जो एम्बेसडर अमेरिका के थे, उन दोनों से मुलाकात हुई है, उनको गारंटीज़ दी हैं कि हम सारी शराइत IMF की पूरी कर रहे हैं, आपसे भी जो वादे किए थे वो पूरे होंगे, आप अपनी सपोर्ट ना लीजिएगा, अपने पैसे ना निकालिएगा, रोल ओवर कर दीजिएगा। और फिर IMF से आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, 1.1 अरब डॉलर्स की किस्तों में मिल जाएगी। अगले महीने से हम 8 अरब डॉलर्स के नए कर्जे के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए बात शुरू करेंगे। और अब ये बता दूं मैं आपको कि ये तो अगले महीने की बात है। जो इस महीने बातें हमने की हैं IMF के साथ, उसमें क्या क्या है? उसमें प्राइवेटाइजेशन है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, PIA, पावर प्लांट्स हैं 6-7, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन सबको प्राइवेटाइज करना है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक, FBR के पूरे ढांचे को तब्दील करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, चोरी काम चोरी जितनी FBR में है कहीं भी नहीं है। जहाँ चोरों को पकड़ने का काम होता है नैब और एंटी करप्शन, वो भी इंतहाई करप्ट। और जहाँ पैसे जमा करने का काम होता है, चाहे वो FBR हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो दूसरे इदारे हों, वहाँ पर भी चोरी कितनी होती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए आज वफाकी काबीना का जब दूसरा इजलास हुआ तो मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी दी गई है PIA होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए। अब ये PIA को PIA होल्डिंग कंपनी बनाया जाएगा, फिर ये होल्डिंग कंपनी एक एक करके इसके एसेट्स बेचेगी और इसकी निचकारी अमल में आएगी, क्योंकि 825 अरब का कर्जा PIA के ऊपर है। इस तरह PIA और कितनी चलेगी। हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ यही बताया था कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत के इजलास हो रहे हैं, मरियम साहिबा कोई फैसला नहीं कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब सारे फैसले कर रहे हैं। लग ये रहा था कि नवाज शरीफ साहब को एतमाद नहीं है कि मरियम साहिबा पंजाब की हुकूमत चला सकती हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब को अपने आप को माइनस करने का फार्मूला काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लगा दी गई है कि किस ओहदे के तहत, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत कर रहे हैं। उनके पास ये कैपेसिटी, ये ओहदा मौजूद नहीं है। अगर उनको CM बनना है तो बन जाइए, अपनी बेटी को हटा दीजिए और फिर वो ज़रूर ये कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने करप्शन के खिलाफ बड़ी बात की है। मैं यहाँ पर उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में जो करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं।
बाकियों को तो परवाह ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया कि जो भी रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो और फिर उसको ये कह देना कि मैंने ये चीफ मिनिस्टर के कहने पर किया है। मेरी नज़र में ये अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि अब जिस लेवल की करप्शन और जिस लेवल की चोरी इस मुल्क के अंदर हो रही है, अब भी सर नहीं फाड़ा तो पता न जाने फिर कब फाड़ा जाएगा। फिर अगर उन लोगों का सर नहीं फाड़ा तो इस मुल्क का सर फट जाएगा। आगे बात करें तो हम जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी सीरियस है। ग्वादर में हम जानते हैं वहाँ पर भी एक अटैक हुआ है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग हुई है, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है, लेकिन हमारे जवान भी शहादत नोश फरमा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ। लेकिन आखिर इस दहशतगर्दी का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह करेगा, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कमाल पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। पैनल का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं खान मोमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है उस्मा कारदार साहिबा, मैं लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हूँ। उस्मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल साहब ने मैं ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हुमायूं खान साहब, आपसे डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा। आज जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने बातें की हैं सर, 9 मई हमला के खिलाफ जो जमानत की दरखास्तें थी जो मंजूर भी की उन्होंने, सर तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। फायरिंग हुई, ना बंदूक मिली, ना कोई जख्मी हुआ। जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात नहीं लगनी चाहिए वहां पर ये पुलिस वाले लगा रहे हैं। तो सर ये तो इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया 9 मई हमले के हवाले से। आपकी नज़र में मैं समझता हूं कि सर ये बड़ा ये नैरेटिव आज पीटीआई का प्रमोट किया है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने और उसकी तायद कर दी है एक तरीके से। आप भी एग्री करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये उन्होंने बिल्कुल सही बात की और हम इस बात को शुरू से ये कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोग जो कि 9 मई वाले वो टाइम पे वो किसी जगह पे मौजूद थे और लेट्स से 2-3 लोग थे जो वो कोर्ट में मौजूद थे, थ्रू आउट द टाइम वो कोर्ट में मौजूद थे, उनके ऊपर भी कटे हैं। और एक मैं एक और बात, मज़े की बात ये तो एक केस इस तरह है ना। अब आप सोचिए कि डॉक्टर हुमायूं हैं, फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि डॉक्टर हुमायूं के ऊपर पिंडी में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, मुल्तान में भी 10 जगहों पे डॉक्टर हुमायूं के खिलाफ एक पर्चा कट गया है। अब डॉक्टर हुमायूं एक ही टाइम पे 10 जगहों पे तो नहीं हो सकता। दैट ऑल्सो इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रूफ कि भाई डॉक्टर हुमायूं के खिलाफ जो पर्चे हुए हैं वो गलत हुए हैं, वो सारे मन गढ़ंत थे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग शुरू से कह रहे थे। हम हमेशा कहते हैं कि देखिए हम लोग इसके बिल्कुल इस वाक़े के जो 9 मई को हुआ है, जो तोड़ फोड़, जो जलाओ घेराव हुआ है, हम उसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम समझते हैं कि जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि किया किसी और ने हो, सज़ा किसी और को मिल रही हो। हम इस बात के पूरे हक में हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी जो जो हुकूमत की छोड़ दें, किसी प्राइवेट की जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, उसमें हमने बहुत जगहों पे ऐसा देखा हुआ है कि जहाँ पे वीडियोज़ हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये निशानदेही कर रहे थे कि वहाँ पे वो शख्स जो गाड़ी तोड़ रहा है या फलानी जगह पे, कराची में एक जगह पे है कि वो जो बस जलाई है वो वहाँ पे पुलिस वालों ने जलाई है और नाम पीटीआई का लगा रहे हैं। उन लोगों ने वो जगह बताई और सारे ये कर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो का हाँ, चंद लोग शायद उसमें इन्वॉल्व हो गए हों, लेकिन जो हमारी मेजर लीडरशिप थी वो किसी भी तौर पे उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज किसी भी लिहाज से इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये केस एक, अगर ये बात आगे इसी तरह चलती है तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्शन के ऊपर है उसमें भी जुडिशियल कमीशन बचा है। अच्छा, जुडिशियल कमीशन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो सवालात होते हैं, ठीक है, और हमने 9 मई के ऊपर भी जुडिशियल कमीशन इसलिए कह रहे हैं कि जो जुडिशियल कमीशन जब चीज़ों को उठाता है और चीज़ करता है तो उसकी बारीकबीनी में जाता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे, जैसे आपने शुरू में कहा है कि हमारे इसी जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ ये कि इसमें इंसाफ नहीं मिलता और यही वजह है कि 139 है आउट ऑफ 140। तो अगर
वो चीज़ें आ जाए। अगर फ़र्ज़ करें, आपने कहा था कि अगर इसमें आ भी जाए तो शायद ना हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर पाकिस्तान में जिस दिन इंसाफ़ कायम हो गया, उस दिन पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का तरीका है कि जब तक इंसाफ़ नहीं कायम होगा, आप आगे जा ही नहीं सकते। बाकी दुनिया जो है वो इसलिए तरक्की कर गई है कि उनके मुल्कों में इंसाफ़ है। राइट चोरी सर। उधर है, गलत चीज़ें उधर भी होती है, लेकिन जब वो अदालत के सामने आती है, तो वहाँ पे अदालत इंसाफ़ करती है, और खाली इंसाफ़ भी नहीं करती, वहाँ पे अदालत हुमायूं साहब करती बिल्कुल है। दुरुस्त कहा आपने। अब एक चीज, एक और रिमार्क था, एक सवाल था जो आयु से पूछा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से। क्या आपको पहले से कोई फहरिस्त दी गई थी कि इन अफराद को नामजद करना है? तो सर इससे तो वाज़ेह हो जाता है कि अब जो आपके ऊपर या आपके लीडर या आपकी जमात के ऊपर केसेस बने हैं वो ताकतवर तरीन लोगों ने बनवाए हैं। अब क्या पूरा पाकिस्तानी जानते हैं, अब मैं क्या इशारों में बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। अब ये बात सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि क्या कोई लिस्ट दी गई थी कि इन लोगों को टारगेट करना है, तो जिसकी वजह से आपने इन सबको शामिल किया। तो सर आखिर सवाल हर पाकिस्तानी पीटीआई के लोगों से एक ही पूछ रहा है कि आपका मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ कब खत्म होगा, किस तरीके से ये फैसला आएगा? क्या जब तक मौजूदा क़यादत है, अस्करी क़यादत, उस वक्त तक कोई दोस्ती नहीं होगी या कोशिश की जा रही है दोस्ती करने की? सर देखिए, इसमें ये है कि हमारा अस्करी क़यादत के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मर्ज़ी आते हैं, आते-जाते, वो उनका अपना एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन की एक तरीका है, प्रमोशंस की एक तरीका है, वो है। मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पे इस किस्म की जगहों पे एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के तहत एक प्रमोशन होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल बेसिस पे, और ना ही एक्सटेंशंस होनी चाहिए। जो एयरफ़ोर्स का भी हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के मुतरादिफ होता है। और इसमें आप सोचिए, एक शख्स है, वो सारी ज़िंदगी काम करता आ रहा है, और वो पहुँच गया लेफ्टिनेंट जनरल के, और या फिर एयर वाइस मार्शल के लेवल पे पहुँच सर गया, आप ठीक है? या आपको आपको यहाँ ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जब इससे पहले 40 साल पहले तकरीबन जब एयर चीफ मार्शल को एक्सटेंशन मिली थी तो उस वक्त अफगान जंग चल रही थी, और इस वक्त पीटीआई से जंग चल रही है जो इक्वली अफगान जंग के बराबर ही लग रही है। सर सर, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे लिहाज से अगर जंग भी चल रही हो, तो ये याद रखें, इंस्टीट्यूशन की बेसिक वजह ये होती है कि उसमें हर एक शख्स जो सेकंड इन कमांड होता है, या जो 3 या 4 कंटेंडर्स होते हैं, वो राइट। इक्वली गुड होते हैं। उनमें से कोई आध 1 मिनट में आ जाए तो उससे कुछ नहीं होती। हाँ, अगर लेट्स से जंग जारी हो रही है, तो वो उसमें दरमियान में वो करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए कर लेते होते हैं, लेकिन वो जंग जो होती है ना, वो ये वाली जंग नहीं है। इस वक्त जो जंग हो रही है, ये एक दहशतगर्दी का है। वो दहशतगर्दी पिछले कितने कोई 25 साल से हो रही है। तो क्या हम 25 साल से एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ को रखे? नहीं, ये नहीं होता। वो जंग होती है जैसे 1971 में थी, जैसे सर 1965 में थी। एक उस जंग इंसान के अंदर भी है। सर इंसान के अंदर एक नफ्स भी है, तभी तो अल्लाह ने सर कुरान में ये नहीं बोला है कि हर इंसान मौत का जायका चखेगा, हर नफ्स मौत का जायका चखेगी। ये नफ्स को सर ताकत बड़ी पसंद है और पावर पोजीशन छोड़ने की सर दिल नहीं चाहता है। मैं सर गुफ्तगू आगे ले जाता हूं उस्मा कारदार साहिबा की तरफ। उस्मा साहिबा, एक तो थैंक यू सो वेरी मच। उस्मा साहिबा, जो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे तो वाज़ेह हो जाता है कि 9 मई हमला केस बनाया गया है, किसी के कहने के ऊपर लोगों को टारगेट किया है, आईओ अपनी मर्जी से कहानियां लिख रहा है। आप भी एग्री करती है 9 मई के ऊपर जो एग्जैजरेशन की गई है एक प्लान के तहत की गई है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। जमाल मंदोखेल साहब के कमेंट्स एक्चुअली मेरी नज़र से गुजरे नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस टाइप के कमेंट्स मैं पढ़ किए दूं हैं, आपके लिए अगर आप कहें। अगर आप पढ़ दें तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई, असला भी नहीं मिला, कोई जख्मी भी नहीं हुआ। दहशतगर्दी की दफात आपने कैसे लगा दी? यहां तो दहशतगर्दी की दफात लगती नहीं। क्या आपको मालूम नहीं कहां लगाई जाती हैं? तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। तफ्तीशी अफसर से यह भी पूछा गया कि आपको कहीं से लिस्ट दी गई है कि इन लोगों को टारगेट करना है, क्यों ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं? और जमानतें मंजूर कर दी गई 50-50 हजार मचलकों के एवज, जिससे मेरे ख्याल से तो पिक्चर क्लियर क्रिस्टल हो जाती है। आप क्या समझ रही हैं रिमार्क से उस्मा साहिबा? मैं बड़ी हैरान हूँ, मंदोखेल साहब जो हैं, अगर वो समझते हैं कि रियासती जो कौमी सलामती के इदारे हैं, उन पे हमला आवर होना जो है, वो कोई ख़ास बात नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं है। जिसका जब दिल करे उठ के तो अटैक कर दे किसी न किसी तंसीबात पे, और जब दिल करे शोहदा की यादगारें भी हैं, उनको मस्मार कर दें।
आप अपने जितने जो दुश्मन बैठे हुए हैं आपके दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो जो है उनके लिए ईद हो जाए और वो आपकी मिसालें कोट करें कि देखें जी जो हम 75 साल में नहीं कर सके, पाकिस्तान के लोगों ने उठ खड़े हुए और उनको देखें अपने जो फौज के सामने खड़ा कर दिया और वो फौज पे हमला आवर हो गए। तो भाई मेरे ख्याल में फिर मंदोखेल साहब जो हैं वो फिर पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान कितने अंदरूनी और बैरूनी खतरात से दो चार है। आप अपनी आइन को भी पढ़ लें कि आपकी जो ये कौमी सलामती के जो इदारे हैं और उनमें बशमूल आपके ये सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, आपके कोर्ट्स भी शामिल हैं। उनकी इस तरह से आप उनके खिलाफ हथियार उठाएं तो वो तो टीटीपी टाइप के लोगों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम बीएलए और बीएलएफ टाइप के लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान से बगावत करते हैं, जो जिन्होंने रियासत से बगावत करने का वो अज़म किया हुआ है। लेकिन एक जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और जो एक अमन पसंद पाकिस्तानी है जिसको मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ, वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेगा। और अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो फिर तो आए दिन ऐसे ही चलेगा ना। फिर तो आप समझें कि आपको आपके जो दुश्मन बाहर बैठे हुए वो अपने ही लोगों के थ्रू एक हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू, एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू आपके मुल्क के हिस्से बकरे कर देंगे और आप वो देखते रह जाएंगे। अभी तो आप इसलिए बचे हुए ना क्योंकि आपकी जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो उनको उनकी वजह से उनको कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता है। और हमारी जो है अफवाज हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, उनसे इतनी दहशत है, वो इतने खौफजदा हैं। और अगर आपने उनमें ही दरारें डाल दी, उन पे ही हमले कर दिए, आप खुद ही हमला हो गए, तो फिर तो मजे करें। फिर तो पाकिस्तान का वजूद मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो मंदोखेल साहब जो है जरा उनको सोचना चाहिए। राइट मैडम, आप मंदोखेल साहब भी हमारे साथ, अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब, यकीनन आप ज़ात भाई तो हैं दोनों। अब सवाल ये है कि सर जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, उस्मा कारदार साहिबा कह रही हैं कि वो ज़रा आइन पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उस्मा साहिबा ने कहा है कि वो आइन पढ़ लें, उनको अंदरूनी और बैरूनी मुल्क को जो चैलेंजेस है उसका अंदाज़ा ही नहीं है। आप भी एग्री करेंगे कादिर खान साहब उस्मा साहिबा की गुफ्तगू से? देखिए, मैंने नहीं सुनी गुफ्तगू उस्मा साहिबा की पूरा, लेकिन मैं आपको इतने बता दूं कि जमाल मंदोखेल साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे और एक इंतहाई काबिल जज है। मुझे उस्मा साहिबा का मुझे नहीं पता कि वो वकालत से कितने वाकिफ है या है। उस्मा साहिबा ने कहा है कादिर साहब के जमाल साहब को आइन पढ़ना चाहिए, उनको अंदाजा ही नहीं है कि मुल्क में अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं। मैं जवाब देता हूँ जी सर। जी मैं जवाब देता हूँ। मैं आपको अपना हवाला दे दूं कि मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक। और अब अक्सर हम जुडिशरी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्सर हम जजों पे इल्ज़ाम लगाते हैं मुलजिम बन गया है। ये जब केस आपका सही नहीं बना हो, जब आपका प्रोसिक्यूशन ही थर्ड क्लास हो, जब आपका पुलिस पूरे केस को बिगाड़ दे, जब आपका एक सिपाही जो है ना एक इतना हाई लेवल के केसेस रजिस्टर करने में कंप्लेनेंट बने, तो ऐसी चीज़ों में तो यकीनन अदलिया उसको देखेगी। मैं आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि ये हमेशा जो जेन्युइन केस होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो केस झूठे थे, वो केस बिल्कुल जेन्युइन थे। वो केस बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि 9 मई के हवाले से जो शोधा के उन्होंने तस्वीरें जलाई है, जो उनकी यादगार जलाई है, जो एम आलम के जहाज को उन्होंने जला है, या दूसरे जो कोर कमांडर हाउस था या जिन्ना हाउस था, ये सारी चीजें तो मैं ये कहता हूँ कि एक दुश्मन मुल्क ही कर सकता है, पाकिस्तानी कर सकते हैं। इन चीजों से बदे अब आप आइए प्रैक्टिकली, अगर आप मुकदमात की तरफ आएंगे तो ये मुकदमात बनाते कौन है? ये मुकदमात बनाते पुलिस। अब पुलिस वाला जो रैंक है, मैं नहीं कहता हूँ अच्छे लोग पुलिस भी शामिल है, वो तफ्तीश को ऐसी बिगाड़ देते जिसका न कोई सर होता है न कोई पैर। अब ये चीज जब अदालत के सामने पेश होते हैं तो अदालत तो यकीनन उस तफ्तीश को देखेगी, अदालत उस चीजों को नहीं देखेगी। अदालत एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस आप और मेरी और उस्मा साहिबा की तरह नहीं देखेगी, वो उन कागजात को देखेगी, उस तफ्तीश को देखेगी जो पुलिस ऑफिसर ने बनाया। और उस तफ्तीश का अगर बेड़ा ऐसी गर्क हुआ जो आज उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें दी है, तो आप मुझे बताओ फिर अदालत क्या करेगी? यकीनन सर, यकीनन अदालत एक्शन तो लेगी। लेकिन एक चीज जो आज जमाल मंदोखेल साहब ने कही कादिर साहब, कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है, तो सर अब सवाल ये कि अगर आईओज कहानियां बनाने लग जाएंगे तो सर इंसाफ का कत्लेआम नहीं हो जाएगा सर?
देखिए इंसाफ का कत्लेआम हो नहीं जाएगा, हो चुका है। हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया में 139 नंबर पर है। वो क्यों है? वो इन्हीं वजूहत की वजह से है कि जब इनके सामने एक केस आ जाता है और वो केस इतना बिगाड़ का सबब बनता है और उसके बाद फिर अदालत उसके ऊपर फैसले देती है, तो यकीनन उसके ऊपर कादिर सवाल साहब, तो उठते हैं। कादिर साहब आप ही की अब मिसाल मैं लेना और चाह रहा हूं, आपको- मैं मैं और आपको- आप ही की मिसाल लेना चाहता हूं। जब आपका मैंडेट चोरी हो रहा था और जब ताले लगा दिए जाते थे और अंदर मैंडेट चोरी किया जा रहा था, तो एक वीडियो मंजर आम पर आती है, कादिर साहब लात मार के तोड़ते हैं अपने कारकुनान के साथ दरवाजे को, अंदर जाते हैं अपने मैंडेट के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन फिर उसको कहानी क्या बनाई जाती है कि कादिर खान साहब बदमाशी कर रहे थे, ताकत के जोर के ऊपर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, पूरी स्टोरी को उलट करके पेश कर दिया जाता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? देखिए इसमें दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि मेरे हल्के में फैसल वाडा साहब का मैं नाम हर जगह लेता हूं, क्योंकि उसने मुझे खुद बोला कि ये सीट आपको नहीं मिलेगी, ये मुस्तफा कमाल साहब को दे दी गई है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली साबित हो गया। मैं एज ए वकील बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे कर रहा था कि यार ये कैसे देंगे, जब मेरे हल्के में इतनी अच्छी पोजीशन है, अरबों रुपए का मैंने काम करा है, मुस्तफा कमाल साहब जुमे की नमाज के लिए आता है और नमाज पढ़ के चला जाता है क्राउड में, तो कैसे दिए जाएंगे? फिर हमने हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा और उसको ये सारे की माजी में 259 अफराद जिंदा जलाई दिया, बजिया फैक्ट्री के नाम से आप वाकिफ होंगे, और उनको बकायदा मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि ये हमारे लोग हैं, जो मुलजिमान है, हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके अलावा 33 जाले शहीद की दिए। हमने ये सोचा कि ये सारी जो बदमाशी है इनको सिक्योरिटी अदारे, पुलिस, इलेक्शन कमीशन रोके, लेकिन इलेक्शन वाले दिन आपने देखा एक्शन कह रहे हैं। जब ये सारी चीजें, जब मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा था, उस पोलिंग स्टेशन के सामने हमारे कारकुनों ने, हमारे नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के हाथ में भी वो वीडियो मौजूद है, आपने देखे होंगे, वो उन्होंने एनक्यूएम के लोगों ने, आप गेट के अंदर जो है ना 4:30 बजे का टाइम है, 5 बजे पोलिंग का टाइम बंद खत्म होता है, 4:30 बजे गेट के ताले लगे हुए, मेरे उल्टियात पे यानी गेट की उल्टियात पे रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी है, गेट की सीधे हाथ पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, और एनक्यूएम के लोग असला बरदार अंदर गए और खुद मुस्तफा कमाल साहब अंदर मौजूद थे। तो पुलिस और रेंजर्स की इजाजत से गए ना सर? पुलिस और रेंजर्स ने इजाजत दी उन्हें अंदर जाने से, उसको बाहर निकाला गया। पुलिस और रेंजर्स की इजाजत से अंदर गए जब सर? हमने रेंजर्स से पुलिस से बात, जब सुन ले, गुजारिश सुन ले, जब हमने पुलिस और रेंजर से बात की कि खुदा पुलिस लेडीज पोलिंग स्टेशन है, हमारी माँ बहनें वहां पे बैठी है, बेटियां बैठी है, उनको किस तरह करेंगे, किस हाल में ये तो अंदर गुंडे घुसे हुए असले समेत, तो ये क्या होगा? तो जवाब ये, आप खुद ये करना करो, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमें अंदर जाना पड़ा। अब मुझे बता दे, उसके अलावा जो इनकी खवातीन वोट डाल रहे हैं, जो उनके मर्द वोट डाल रहे हैं, वो सारी वीडियो आ चुकी है इलेक्शन कमीशन के सामने, मेरे फरियाद मिल चुका, सिंध हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन मौजूद है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राइट तो कादिर आप साहब, मुझे बता दे कि उसके अलावा एक चीज और है मेरे लिए, एक चीज और मेरे लिए, उस जो बैलेट पेपर का आपने जिक्र किया, या जिस तरह मीडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने, आरओ ने बकायदा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा की, कोई बैलेट पेपर न छीना गया, न वहां बैलेट बॉक्स टूटा गया, ये रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक तो सर। मैंने उसको ये कहा कि आप फॉरेंसिक कराते, मेरी वीडियो को भी, उनके वीडियो को भी। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ वादा किया लास्ट हियरिंग पे कि हम करेंगे, जब ऑर्डर शीट आगे उसमें कुछ नहीं था। तो मैं ये सवाल, ये फरियाद कर रहा हूं कि हमारा इतना क्लियर कट जो हमारे पास वोट पड़े, इस वक्त भी मेरे सामने पड़े हुए 25 से 30 हजार वोट मैं आपको दिखा सकता हूं और कई शो में दिखा चुका हूं। सर शुक्र करें आईओ ने आपके ऊपर दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई, आपको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो आईओ जो चाहे कर सकता है, जो चाहे। बोला था उसने, बोला था आईओ ने, मुझे प्रोड्यूसर, उसने बोला शुक्र करो हमने दहशतगर्दी का दफा नहीं लगाया है। बच गए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक के लिए जा रहा है कि बदोखेल साहब इजाजत दें प्लीज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन कादिर खान साहब ने बता दिया बच गए वो दहशतगर्दी की दफा से, नहीं तो आईओ लगा देता। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यकीनन IMF से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, $1.1 अरब की किस्त में जल्दी मिल जाएगी। अगले महीने हम नए कर्जे के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $8 अरब की 4 साल के लिए फिर मुज़ाकरात शुरू करेंगे, फिर एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन आज जो चीज़
अब मैं सवाल पहले कादर खान साहब की तरफ रखता हूं। पीपल्स पार्टी का कादर खान साहब हमेशा से ये मौक़िफ़ था और अभी भी ये है कि पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, जबकि आज वफाकी काबीना ने पीआईए को पीआईए होल्डिंग कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है निजकारी की फहरिस्त में पीआईए सबसे टॉप पे है। तो इरसा के चेयरमैन के बाद जो दूसरा इख्तलाफ होने वाला है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो पीआईए की निजकारी का है। और आपकी नजर में कादर खान साहब, ये जो हम कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, $8 अरब 4 साल पे मांग रहे हैं उनसे और हर साल $25 अरब उनको वापस करने हैं, सर ये मुल्क कैसे चल सकेगा आपकी नजर में? देखिए, यकीनन खामियां है, यकीनन कोताहियां है। पीआईए के हवाले से मैं पिछले 16 महीने की हुकूमत में मैं स्पेशल कमेटी का चेयरमैन था, जिसमें वफाकी अदारे तमाम जो है ना मेरी कमेटी के अंडर आ रहे थे, और उसके लिए मैंने 72 इजलास किए है। कोई इजलास 10 घंटे से कम नहीं था। उसमें मैंने क्लियर कट डायरेक्शन दिए है पीआईए के हवाले से, स्टील मिल के हवाले से सॉरी, रेलवे के हवाले से, और ऐसे तकरीबन 250 अदारे हैं और वो डायरेक्शन आज भी मौजूद है। चंद लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया और फिर उसके बाद हमारी जो असेंबली की जो डायरेक्शन थी उसको जबकि हमने अपील की है और हमने कोर्ट को ये बताया कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई अदालत असेंबली के किसी प्रोसीडिंग में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है, मगर उसके बावजूद मुदाखलत किया गया। और पीआईए के हवाले से मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इन चीजों से इतफाक नहीं करेगी, क्योंकि पीआईए हो गया या पोर्ट कासिम हो गया, रेलवे हो गया या स्टील मिल हो गया, माजी में भी आपने देखा होगा कि स्टील मिल कोडियों के दाम बेचा गया। फिर उस वक्त की चीफ जस्टिस ने जो सो मोटर ली है और फिर वज़ीर आला से ने ये भी ऑफर की है, जो मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब है, कि आप सिंध हुकूमत को दे दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ उस कमेटी के अंदर यकीनन हमारे सामने ये चीजें आ गई कि तमाम इदारे जो है ना वो खसारे में चल रहा है। लेकिन खसारे में चलने का मतलब ये तो नहीं है कि एक शख्स बीमार हुआ, आप उसकी बीमारी के लिए उसको अस्पताल में दाखिल कराए, उसको इलाज कराए, आप उसको कब्रिस्तान भेज दे। अदारों बेचने या कोडियों के दाम बेचने के ये कोई मसलियत का वो तो नहीं है, ये कोई महंगाई, ये कोई खसारा पे काबू पाने के लिए तो नहीं है। माजी में आपने देखा होगा या मौजूदा इलेक्शन में आपने देखा कि सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिए, मोबाइल व्हाट्सएप बंद कर दिए। तो इसी तरह जो ना आप खसारे के नाम पे इदारे बेचेंगे तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी उनके साथ एग्री करेगी। हम जरूर उनके साथ डिबेट करेंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो आप करने जा रहे हो ये मुलाजमीन का जो है ना माशी कत्ल है और 20-25 हजार की मुलाजमीन है। अगर मैं पिशावर का हवाला दूं, 125 मुलाजिम को निकाला गया, 22 दिन उन्हें धरना दिए मेरे कमेटी के दिनों में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और उसके अलावा मजीद मुलाजमीन फाका कशी के शिकार है। वो की जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह भी मौजूदा जो 32,000 है उससे भी बाज मुलाजमीन को कम मिल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जरूर मुस्लिम लीग नून के साथ उस पर डिस्कस करेगी, उसको कायल करेंगे कि आप ये निजकारी न करें बल्कि अदारों को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश करें। मोहम्मद साहब, आपकी नजर में सर हमारा मुआशी मुस्तकबिल कैसा है एक ऐसे माहौल में कि पाकिस्तान में आज 90 लाख लोग बेरोजगार हैं, हर शख्स के ऊपर 3 लाख से जायद का कर्जा है, 271-72 अरब डॉलर्स का हमारा इंटरनल एक्सटर्नल कर्जा है, तकरीबन 80,000 अरब के ऊपर हम पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम नया कर्जा लेते हुए कोई खौफ नहीं होता हमें, हम रिलैक्स होते हैं, यहाँ हम सब वापस कर देंगे। आपकी नजर में क्या है हमारा मुआशी मुस्तकबिल, हुमायूं साहब? अच्छा, देखिए मैं आपको तो 2 कमेंट्स कर लेता हूँ पिछले उसके सेगमेंट के। एक तो ये था कि कादिर मंदोखेज साहब ने जो बातें की हैं वो एक्चुअली इज एविडेंस कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से ब्लेटेंटली धांधली हुई है और उसमें बहुत उनके केयर टेकर गवर्नमेंट, रेंजर्स और इलेक्शन कमीशन तीनों शामिल हैं। अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ होते तो आज ये दहशतगर्द होते हैं। आज ये दहशतगर्द होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी में है इसलिए दहशतगर्द। इसीलिए सर आईओ ने उनको छोड़ दिया। आप लोग होते तो आपको कोई आईओ नहीं छोड़ेगा, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर्स हैं हर आईओ को कि भाई इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाओ ताकि लंबा अंदर जाएं। नंबर टू उस्मा साहिबा ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज मंदोखेल साहब को उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इस तरीके से करता है तो वो तरीके तालिबान पाकिस्तान या बीएलए वगैरह करते हैं और वो पाकिस्तानी नहीं होते। और बिल्कुल सही कहा था क्योंकि 1997 में 30 नवंबर को इसी तरीके से दहशतगर्दों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था और उसमें लोग शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली आज उनको वापस पाकिस्तान में लाया जा रहा है, उनके सारे केसेस खत्म किए जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ
समझ आ रही कि इस किस्म के दहशतगर्दों को क्यों आने दिया जा रहा है। ये तो खैर उज़मा कारदार साहब अब बता देंगी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो एक ही शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था अपनी पूरी टीम के साथ। अब बात आ जाती है जो आपने कहा है कि ये फाइनेंशियल उसके से देखिए, पाकिस्तान का जो असल मसला है वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मसला है, और पॉलिटिकल मसला इस तरह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट नहीं होता। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट होता तो पाकिस्तान में आज वो जितनी भी इंडस्ट्रीज जो बन रही थी 1960s में और फ्लरिश कर रही थी वो कभी नेशनलाइज ना होती। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट होता तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो 1984 में आए थे वो शायद कभी ना होते, वो होते ही ना। ठीक है, तो उस वजह से पाकिस्तान कहीं और होता। अब आप बताएं, ये जो मैंडेट चोर हैं, जो जिसका ये कादर मंदोखेल साहब ने भी जिक्र किया है, MQM और बेसिकली PMLN वाला, इनको आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इनको इतना पैसा दिया जाए और ये अपनी मर्जी के कभी टायर मंगवा रहे हैं 3.25 करोड़ के, कभी वो लोग ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट देम। और फिर जिस तरीके से इनका तरीकाकार है, अब मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई आईनी ओहदा नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, वो किस कैपेसिटी में, आपने भी जिक्र किया है, वो कैसे एक प्रोविंस के ऊपर बैठ सकते हैं, ये तो सारा लाकानूनियत है। उसकी वजह ये है कि उज़मा साहिबा, और मैं आपको बता देता हूँ, ये वाहिद वजह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब लोग जो हैं वो पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके अंदर जिन लोगों की अंदर खून है ना, शरीफ फैमिली का खून है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कारदार साहिबा से थी, ये अपने बड़े प्यार से अपने लीडर को मिलना चाह रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने इनके, चाहे वो यूं आप कहती हलवा पूरी को बीच में ना लाए यहाँ पे हुमायूं साहब, ये हलवा इन्होंने पूरी का कसूर था। हाथ नहीं लगाए थे भाई उस हाथ वीडियो हलवा में। पूरी से खराब हो तो फिर आप भी नहीं गले लगाएंगे इन्होंने हुमायूं साहब। इन्होंने हाथ नहीं लगाए थे, इन्होंने हाथ नहीं लगाए थे, ये तो अपने बाजू के साथ राइट कर रही हुमायूं साहब, राइट हुमायूं थी। साहब, लेट उस्मा साहिबा रिस्पॉन्ड प्लीज। ठीक है उस्मा, ना। मैं उस्मा साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ। उस्मा साहिबा, एक तो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल आपकी पार्टी की लीडरशिप के हाथ में है, कैसा देख रही हैं आप ये मुआशी मुस्तकबिल, ऐसे में कि जब बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी, खाना पीना सब कुछ महंगा होने वाला है और हवा निकलने वाली है, 90 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ 62 लाख स्कूल से बच्चे बाहर, मुआशी हालात आपकी नजर में आने वाले वक्त में उस्मा साहिबा कैसे होंगे? चलो पहले तो आप अपने मेहमान को बोल दें कि ये जल जल के राख हो जाएंगे, कुछ इनके हाथ नहीं आना, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहता है ना तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो इनके बानी ने हम लोगों नजरियाती कारकुनों के साथ किया, वो जितना जुल्म उन्होंने किया, ये नजरियाती कारकुन आपको वहीं पे मिलेगा जहां उसकी इज्जत होती है। और शरीफ खानदान, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने इतनी इज्जत दी है, ना सिर्फ इज्जत दी है बल्कि वो हमारी बात को वजन देती हैं और हमें हर तरीके से अपने साथ रखती हैं, अपने टीम में शामिल रखती हैं। तो ये दिल ना जलाएं, ये बरनौल मैं इनको भेज दूंगी, शायद इनको अफाका हो जाए, वरना इनको चैन नहीं आता है। ये जब तक लोगों की इज्जतें ना उछाल लें, जब तक ये गाली गलोच ना कर लें, इनको चैन ही नहीं मिलता है। बाकी आप जो ये बातें कर रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो सदर हैं, और पंजाब में भी और सेंटर में भी उन्हीं की हुकूमत है। और अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, किसी को भी अपने टीम में ला के किसी से भी मशवरा ले सकती है, किसी से एडवाइस ले सकती है। मशवरा तो एडवाइस का मसला नहीं है, के साथ बैठे हुए थे, पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत, की बात नहीं है मैडम उस्मा साहिबा, पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर करेगी। सर, पंजाब हुकूमत के इजलास की सदारत तो मैडम चीफ मिनिस्टर करेंगी ना, मरियम साहिबा, वो उनको साइड पे करके नवाज शरीफ साहब को सदारत दी जा रही है। दैट इज द क्वेश्चन, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आप हजूर, आप देखें 2 कुर्सियां थी वहां पे, सदारत तो चेयर तो कर रही थी चीफ मिनिस्टर, मियां साहब तो साथ बैठे हुए थे उनके। अब आप अपने दिल से ही, अब आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप समझे कि जी वो चेयर कर रहे थे, वो तो नहीं चेयर कर रहे थे ना, वो तो सिर्फ साथ मशवरा देने के लिए बैठे हुए थे। और साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उनका राइट है जिस मर्जी को वो बिठाए वहां पे मशवरा लेने के लिए। इन्होंने नहीं जाके जुल्फी बुखारी टाइप के लोगों को बीच में घुसाया था, जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था। किधर है आज ये सारे लोग जो जिन्होंने उनके पास ओहदा था, उनके पास ओहदा था, नवाज शरीफ के पास ओहदा नहीं है। किधर है ये गुजर, सब भागे हुए सारे जो है वो मनी लॉन्डर करके अरबा रुपए ये लोग बाहर ले गए और अब वहीं पे भगौड़े वहीं पे बैठे हैं। शहजाद अकबर किधर है, वो ब्रॉडशीट
के सारे पैसे लेके वो भी देखिए, गायब हो हसन गए। हुसैन तो नवाज जितनी भी अंधी 7 लोगों ने साल बचाई बाद वापस आए पाकिस्तान में, ना। आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं यहाँ पे। और चलें, आपने ये जो बात आप इकोनॉमिक्स की बात देखें, हमारा जो मईशत है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, चोरी दामन का साथ है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। राइट लेकिन मैडम। एक हमारी इंतशार पसंद जमात है पाकिस्तान में, जिसको चैन नहीं है, वो बाहर जाके IMF के दफ्तर के सामने खड़े होके ठीक, रियासत के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, ठीक, अपनी आर्मी चीफ के खिलाफ वो घटिया मुहिम चलाते हैं और ठीक। ये कहते हैं कि जी कोई बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को ना दे, पाकिस्तान जाए भाड़ में। अगर हमारा बानी है तो पाकिस्तान है, राइट अगर उस्मा वो नहीं साहिबा, है तो पाकिस्तान भी नहीं है। ब्रेक इनकी लेनी है, रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। ब्रेक इनकी लेनी रेड है लाइन उस्मा जो है साहिबा। वो अपना एजेंडा है इनका। राइट, इनको थैंक यू शर्म आनी सो वेरी चाहिए मच, जो जिस थैंक तरह यू से ये सो वेरी हरकतें मच। करते हैं उस्मा और जिस कारदार तरह से साहिबा, पाकिस्तान कादिर खान मंदोखेल साहब, हुमायूं खान मोमन साहब, तीनों मेहमानों ने ग्रामी का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। लेकिन उस्मा साहिबा की एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, जमाल मंदोखेल साहब को आइन पढ़ना चाहिए। ब्रेक लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे डोनाल्ड लू को। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीनो हज़रात, हम जानते हैं पाकिस्तान में जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं, ज़्यादातर सिवाय मुस्लिम लीग नून के यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन अमेरिका से आवाज़ आ रही है कि धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। और ये आवाज़ आई है डोनाल्ड लू की। यकीनन नाम सुना हुआ है, साइफर केस के अंदर ये नाम पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सुना है। तो डोनाल्ड लू जिस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं। 5000 से ज़ायद मुबसरीन पाकिस्तान में मौजूद थे जिन्होंने मॉनिटर किया है। 20 मिलियन वोटर ख़वातीन थी, जो काफ़ी हौसला अफजा है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबरा नौजवानों ने पाकिस्तान पार्टी का। यकीनन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्लीज़ आप सर पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक तरफ पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि सियासी जमात कह रही हैं धांधली धांधली धांधली, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है साफ शफाफ बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, वोटर टर्नआउट भी अच्छा था, खवातीन भी बड़ी तादाद में आई हैं, मुबसरीन भी दुनिया भर से मौजूद थे। प्लीज एक्सप्लेन सर, व्हाट इज द राइट सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अल्लाह साहब। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, हमें किसी की वो सब्ज़ झंडी का ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं हुए। दुनिया में मेरे ख्याल में वो बहुत कम ऐसे इलेक्शन होते हैं जिनको शफाफ का दर्जा हासिल होता है। अभी हमने अपने पड़ोस में जब देखा रूस के अंदर इलेक्शन हुए तो उसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर क्या 5वीं दफ़ा जो है पुतिन साहब नहीं बन गए? पाकिस्तान में भी शफाफ इलेक्शन जो है वो तो सारे लोग मानते हैं कि जी शफाफ नहीं हुए इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी यही कह रही है कि जी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अभी आप कल के देखें ना कि सरदार यूसुफ जो हैं वो बिल्कुल उनका हल्का साथ लगता है, वो वहाँ से जीत जाते हैं और नवाज शरीफ मानसहरा से हार जाते हैं, जबकि उनका बहुत वहाँ काम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन बहरहाल फॉर्म 45, 47 की बात नहीं हुई। यहाँ डोनाल्ड लू ने जो बात की, ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन्होंने साइफर के हवाले से एक मेरे ख्याल में शोहरत पाई, और साइफर का जिक्र नहीं किया गया इसके अंदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासतदानों पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से उन्होंने जो है वो इज़हार अफसोस किया है। और कोई ये डोनाल्ड लू कोई ऐसी बड़ी शख्सियत तो है नहीं जिसको हम जो है वो मेरे ख्याल में इवन इसके ऊपर बात करना जो है वो ज़रूरी हो। लेकिन क्योंकि 5000 मुबसरीन तो आए, क्या ये गलत बात कही? तो मेरा ख्याल है गलत तो बात नहीं कही। 5000 मुबसरीन आए तो क्या 5000 मुबसरीन ने उसके हवाले से इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर कुछ बात की? क्या 5 के 5000 लोग हमने खरीद लिए? मसला ये है कि इलेक्शन में होती हैं ऊंच नीच होती है, इसमें भी हुई, माजी के 2018 में भी हुई। 2018 के अंदर तकरीबन जो है वो 88 इस बार तो एप्लीकेशन आई ना जो इलेक्शन कमीशन को वसूल हुई कि जनाब ये धांधली वांधली हुई। लेकिन 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 200 जो है वो कंप्लेंट्स आई। तो फिर उस हिसाब से तो 2018 का जो इलेक्शन था वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम डोनाल्ड लू की अगर ये बात कर लें कि पहली बात यह है कि अमेरिका में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, और जाहिर है इस किस्म की बात करने से पाकिस्तान में जो एक ख़ास मखसूस जमात है वो इसको जो है फ़र्क अंदाज के अंदर वो लेगी, और जाहिर है उसने इसके ऊपर शोर मचा देना है। क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिका उनके हक में कहे तो वो बहुत अच्छा है। तनकीद और इंतशार
ये दो बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में इस टाइम पे एक मखसूस जमात का एजेंडा है। और वो चाहे तनकीद जो है वो शोहदा के ऊपर हो, अभी मीर अली के अंदर जो शहीद हुए उनके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बात यह है कि तमाम जगह से जो है वो मजम्मत आई। हद यह है कि आज अमेरिका से भी मीर अली के वाक़यात की मजम्मत आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनकी जानिब से मजम्मत क्यों नहीं आई? ये है असली सवाल। बहरहाल इससे हट के हम अगर ये बात कर लें कि इलेक्शन की शफाफियत का, तो मेरे ख्याल में केसेस चल रहे हैं अदालतों के ऊपर। हमने लोगों को जीतते भी देखा और हारते भी देखा, वजीर आजमों को घर भी जाते देखा, और हमने माजी के आर्मी चीफ्स को जो है वहाँ माफिया मांगते हुए भी देखा। तो अदालत ने जो है, अभी देख लें भुट्टो के केस के हवाले से देख लें कि वो चले इतने अरसे के बाद आया, लेकिन जो भी आया, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि वो केस का क्या हुआ। असल मसला ये है कि क्या जो भुट्टो केस के अंदर जो लोग जिन्होंने ये फैसला दिया था, क्या उनके खिलाफ भी दो लफ्ज आए? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए? लेकिन बहरहाल अगर हम इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात करें तो देखें, अभी फिलहाल 92 सीटें जो हैं वो तो जीत गई है। अगर धांधली करनी होती, जरा सही बड़े पैमाने पे जिसको कहते हैं ना धांधली, वो अगर करनी होती तो तलहा साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये 92 सीटें आ सकती थी? क्या केपी में हुकूमत बन सकती थी? तो केपी में हुकूमत बने तो वो ठीक है, और अगर फेडरल के अंदर 92 सीटें ले लें तो वो ठीक है, लेकिन बाकी मामलात के ऊपर सब जो है वो गलत है। तो ये मेरे ख्याल में पॉलिसी जो है, ये तनकीद और इंतशार की और बेतुकी और बेमानी और बगैर सबूतों के तनकीद, ये गैर मुनासिब रवैये हैं। मेरे ख्याल है कि कौम को आगे बढ़ना चाहिए। जो सबसे अहम मामला है वो दहशतगर्दी का है, जो दूसरा उसके अंदर अहम मामला है वो मेरे ख्याल में इस टाइम पे महंगाई का है, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सब लोगों को इकट्ठे होके आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जो बयान दिया, उसको मेरे ख्याल में बाजारी जबान के अंदर तो बड़ी पज़ीराई हासिल हुई, लेकिन तला साहब मुझे ये बताइए कि कल को लोगों के सर फाड़ दिए गए, कल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, एक आम आदमी है, अनपढ़ है, वो ये समझता है कि जी मुझसे रिश्वत मांगी गई है, वो किसी अफसर का सर फाड़ देता है, तो कौन उसको प्रोटेक्शन देगा? वहां वजीर आला का नाम लेंगे, फिर वजीर आला क्या सर फाड़ना क्राइम है? एक क्राइम यह है कि रिश्वत मांगी, दूसरा क्राइम यह है कि सड़क अपने सर फाड़ दिया, किसी का सर फाड़ दिया, तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? इसका जवाब देना वजीर आला साहब। इस किस्म के जज्बाती, इस राइट किस्म सर। के गैर मेरे ख्याल में संजीदा और जो गैर कानूनी किस्म के बयानात हैं, उनसे परहेज करना राइट चाहिए। सर, बहुत ये बहुत डोनाल्ड शुक्रिया। टू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। या आउट ऑफ टाइम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है और अब्दुल्ला साहब ने हमें वाज़ेह तौर पर समझा दिया है कि मामला है क्या। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।